हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस मंडी डवाली। आज हम कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी स्टार्ट, जो आपको रीड और सीटेट में काम आने वाली है। ठीक है, जिसका पहला चैप्टर हम कर रहे हैं स्टार्ट, वो है हिंदी भाषा शिक्षण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब हम बच्चों को हिंदी भाषा सिखाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे जो उद्देश्य क्या हैं बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने के, हमें जो हिंदी भाषा का शिक्षण है वो कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कोई भी भाषा है वो क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या है। वैसे अनेक लेखकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैंने कुछ डेफिनेशंस पिक की हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो परिभाषा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य का स्वर विचार विनिमय करता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। ये डेफिनेशन किसने गई, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने। वो क्या कहते हैं कि ऐसे ध्वनि चिन्ह जिनके द्वारा जो मनुष्य की आवाज़ है वो किसी अन्य व्यक्ति से जो है विचार का आदान प्रदान करती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और ये परिभाषा में दी किसने है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने। अब हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा की, जो क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्वयं स्पष्टता से समझ लेता है। और ये जो परिभाषा है ये किसने दी है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा कोई भी इंसान क्या है, जो अपने विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के जो विचार हैं खुद ब खुद समझ लेता है। और ये परिभाषा दी किसने है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। तीसरी परिभाषा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये परिभाषा है भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। मतलब कि जब भी कोई भाषा है वो क्या है, किसी न किसी ध्वनि चिन्ह है और ध्वनि चिन्हों का जो व्यवहार है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। ये जो परिभाषा है ये किसने दी है, श्याम सुंदर दास जी ने। चलो अब हम हिंदी भाषा शिक्षण के जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला है कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। मतलब एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं और अपने जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी जो पॉइंट है इसकी, वो है भाषा मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। वही बात यहाँ पे आ गई कि भाषा जो है वो क्या है, एक माध्यम है, एक साधन है विचारों के आदान प्रदान का। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, भाषा अपने भावों को दूसरों तक संप्रेषित करने का माध्यम है। मतलब कि जो भाषा है वो एक माध्यम है दूसरों से बातचीत करने का। फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है भाषा चिंतन का आधार है। देखो, जब भी हम कुछ सोच रहे हैं तो हम जो भी सोच रहे हैं उसकी भी कोई ना कोई क्या होती है, एक भाषा होती है। जैसे अगर कोई हिंदी बोलता है तो वो सोचेगा भी तो किस में सोचेगा, वो हिंदी भाषा में सोचेगा। तो जरूर ये पॉइंट्स तो है ही कि विचारों के आदान प्रदान के लिए है, बातचीत करने के लिए है, बट जो भाषा है वो चिंतन का आधार है। मतलब हम कुछ भी सोच रहे हैं तो हम किसी ना किसी भाषा में जरूर सोचेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि जो भाषा शब्द है वो किससे बना है, हमारा भाष धातु से, जिसका अर्थ क्या है, बोलना या कहना। अब हम बात कर रहे हैं भाषा के दो रूप। किसी बुक में आपको मिलेगा कि भाषा के 3 रूप होते हैं, कि मौखिक लिखित के अलावा आपको सांकेतिक रूप भी मिलेगा। पर जो मुख्य रूप से रूप हैं वो कितने हैं, 2 रूप हैं। कौन कौन से, मौखिक और लिखित। अब मौखिक रूप क्या है भाषा का और लिखित रूप क्या है, जब भी हम कुछ बोल के अपने मतलब विचार हैं दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो क्या है, हमारा मौखिक रूप है। और जब हम कुछ लिख कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है, लिखित रूप। अब हम बात करेंगे कि हिंदी जो भाषा है उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। देखो कि जो जैसे कोई ज़मीनें हैं, कोई जायदाद, कोई और प्रॉपर्टी प्लॉट कुछ भी हैं, तो ये सब क्या है, हमारे दादाजी ने हमारे फादर को दिया और हमारे फादर ने वो आके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र किए। बट भाषा कोई भी पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, ये हम अपने आप जब पैदा होते हैं
फिर हम उस एनवायरनमेंट में जब हम घर में रह के सीखते हैं, जिससे हमारी जो मदर टंग है, और उसके बाद हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम एक लैंग्वेज सीखते हैं। तो इसी तरह हम इस भाषा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो भाषा जो है वो हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है। फिर आता है भाषा जो है चिर परिवर्तनशील है। कोई भी भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती। भाषा क्या है, हर भाषा परिवर्तनशील रहती है। जैसे अगर हम हिंदी की ही बात करें, जब हम आज से 7-8 साल पहले की बात करें तो हिंदी जो ग्रामर थी उसमें जो स्वरों की संख्या थी वो 13 मानी गई थी, परंतु अब जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 11, क्योंकि उन 13 में से जो है 2 स्वर निकाल लिए गए हैं। कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग, और इनको नाम दे दिया गया अयोगा वर्ण का। तो ये इससे क्या साबित होता है कि जो हमारी भाषा है वो क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आई संस्कृत, संस्कृत से पाली का उद्गम हुआ, फिर प्राकृत का, फिर हिंदी का। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पैतृक संपत्ति ना हो कि कैसी है, ये अर्जित संपत्ति है, मतलब जिसको हमने खुद के प्रयत्न से ग्रहण किया है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि हर व्यक्ति को स्वयं के प्रयत्न से सीखनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाषा जो है कठिनता से सरलता की ओर जाती है। ठीक है, देखो जब भी हम कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगती है, वो बहुत मुश्किल लगती है, पर जैसे जैसे हम उस भाषा को सीख लेते हैं तो वो हमें भाषा क्या लगने लग जाती है, सरल लगने लग जाती है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी भाषा है वो किसकी ओर चलती है, कठिन से सरलता की ओर चलती है। फिर हमने कहा कि भाषा क्या है, ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है। मतलब क्या है, जैसे अगर हम इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं काउ, तो खुद ब खुद बच्चा समझ जाता है कि काउ का मीन क्या है, गाय है। वाटर, वाटर का मतलब क्या है, पानी है। तो भाषा क्या है, हमारी ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो भाषा है सामाजिक संप्रेषण के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब कोई एक व्यक्ति है वो खुद से बात करने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं करता, बल्कि एक सामाजिक, मतलब सामाजिक संप्रेषण का मतलब क्या है, यहाँ पे समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए भाषा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, फिर है जो भाषा है मानव जीवन की एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है। देखो किसी भी भाषा को सीखना कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है कि जब हम किस बच्चे के रूप में अपना जन्म लेते हैं तो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी घर में रह के उसकी भाषा को हम बहुत इजीली सीख लेते हैं। कोई हमें सिखाने के लिए एक टीचर नहीं आता। ठीक है, फिर आते हैं हम भाषा शिक्षण के उद्देश्य, कि अगर हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उससे बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या कहता है कि शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में मौलिक सृजनात्मक लेखन की प्रेरणा देना। मतलब कि हम बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो कुछ कविता, कहानी, निबंध आदि की रचना करें, और वो जो रचना कर रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, शुद्ध, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में होनी चाहिए, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उसको पढ़ना चाहे तो उसको उसमें पढ़ने में कोई कठिनाई ना आए। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, साहित्य को पढ़कर अच्छे चरित्र का निर्माण होना। अब जैसे कई लोग हैं भगत सिंह से इतने इफेक्ट हो जाते हैं, इतने मतलब उनके चरित्र से प्रभावित हो कि जो उनके अच्छे गुण थे वो उनको अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, उन्होंने उनके जो लिटरेचर है, उनका साहित्य है, उनकी जो बुक्स हैं उनको पढ़ा, और उनको पढ़ने के बाद जो जो पॉइंट्स उनको अच्छे लगे उन्होंने उनको अपने जीवन में उतारा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, छात्रों के वाक्यांशों, लोकोक्तियों और मुहावरों के कोश में वृद्धि करना। देखो हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, चाहे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, चाहे हम किसी का साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या है, जो हमारे ज्ञान में है वो क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे हम नए नए मुहावरे हैं, नए नए शब्द हैं, उनको हम सीखेंगे। अगर हम उनको सीखेंगे तो क्या होगा, हमारे जो कोश में वो वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन के अवसर प्रदान करना। ठीक है, कि जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि भगत सिंह का, तो
बच्चों को नए नए अवसर मिलते हैं कि वो उनके जो हैं बुक्स को पढ़ें, उनके स्वभाव, उनके चरित्र, ठीक है, और उनको पढ़ के जो भी उनके अच्छे अच्छे गुण थे वो उनको अपने जीवन में उतारें। नेक्स्ट आता है छात्रों को भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना। देखो कभी भी क्या होता है कि कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनमें प्ले कराए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं उसी अकॉर्डिंग उनका जो सुर है, ताल है, उनके जो अंग संचालन है, जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग ही होते हैं। जैसे अगर सपोज करो कि हम दशहरे पे कोई प्रोग्राम बच्चों को दिखा रहे हैं, उसमें राम है, रावण है, सब हैं, तो बच्चों की जो आवाज़ है, बच्चों की जो लैंग्वेज है, उनकी जो बॉडी मूवमेंट है, ठीक है, वो उसी प्ले के अकॉर्डिंग होगी। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है? भाषा के थ्रू ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आता है हम इन्हीं उद्देश्यों को बांटेंगे अलग अलग आधारों में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला है हमारा ज्ञानात्मक, दूसरा है हमारा कौशलात्मक, तीसरा है हमारा रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य, चौथा है हमारा सृजनात्मक उद्देश्य और पांचवा है हमारा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभी हम इन सभी उद्देश्यों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम बच्चों को इस उद्देश्य में क्या क्या सिखाएंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य का, उसमें हम बच्चों को ध्वनि, शब्दों और वाक्य रचना का ज्ञान देंगे, ठीक है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट होंगे। बच्चों को सबसे पहले वर्ण सिखाएंगे, वर्ण से बच्चे शब्द, और शब्द से बच्चे किसका निर्माण करेंगे? वाक्य का निर्माण करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है साहित्यिक विधियों का ज्ञान देंगे। जैसे कोई भी बच्चों को हमने निबंध पढ़ाया है, कहानी है, कोई उपन्यास है, कोई नाटक है, जैसे निबंध में हम बच्चों को बताएंगे कि दीपावली है, जो दीपावली का त्यौहार क्यों और कब मनाया जाता है, इस दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, किस देवी देवताओं की पूजा करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है लेखक कवि की जीवनगत और रचनात्मक विशेषताओं से अवगत कराते हैं, ठीक है। कोई भी प्रसिद्ध लेखक है या कोई प्रसिद्ध कवि है, जैसे तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी के जो 2 मतलब उनके द्वारा जो लिखी हुई रचनाएं हैं उनसे हम बच्चों को अवगत कराते हैं। कबीर जी के दोहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का ज्ञान देना, कि हमने पहले पढ़ा था कि भाषा की जो है 2 रूप हैं मेन, कौन कौन से? मौखिक और लिखित रूप। अब यहाँ पे हम जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है इसमें हम क्या करेंगे? भाषा के दोनों रूपों का बच्चों को ज्ञान देंगे। अब हम नेक्स्ट उद्देश्य पे जा रहे हैं जो है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में क्या होगा? सुनकर अर्थ ग्रहण करना, मतलब टीचर द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई बात कही गई है तो बच्चे उस चीज़ को सुनकर क्या करेंगे? उस चीज़ का अर्थ ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना। उसी चीज को सुनकर बच्चे क्या करेंगे? वाचन का मतलब क्या है? पढ़ना, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे? उसी चीज को शुद्ध और स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। फिर पढ़कर वो क्या करेंगे? गद्य और पद्य। गद्य का मतलब जो पैसेज वगैरह है, पद्य का मतलब होता है जो हमारी कविताएं हैं, उनके अर्थ ग्रहण करेंगे। अर्थ ग्रहण करने के बाद बच्चे उसी अर्थ को या तो बोलकर या लिखकर उनकी अभिव्यक्ति करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा बच्चों ने क्या किया कि किसी व्यक्ति को या किसी भी बुक है, कोई भी बोलने वाला है, उसको सुनकर क्या किया? अर्थ ग्रहण किया। फिर खुद से उस चीज़ को बोला, फिर उसका अर्थ ग्रहण किया, और अर्थ ग्रहण करने के बाद उसी चीज़ को या तो बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करना। अब देखते हैं कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात छात्र के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। अब ये परिवर्तन कौन से होंगे हम ये देखते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन है वो क्या है कि ध्यानपूर्वक एवं धैर्यपूर्वक सुनना, ठीक है। अगर हमने किसी चीज़ को वापस से रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें उस चीज़ को ध्यान से सुनना होगा। सपोज कि जैसे हमने देखा होगा कि बच्चे जो हैं घर आके अपने ही टीचर की एक्टिंग करते हैं, तो वो एक्टिंग बिल्कुल कहीं पर बिल्कुल हूबहू होती है। तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बच्चे जो हैं अपने टीचर को बहुत ध्यान से क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे टीचर किस टाइम पे क्या क्या मतलब वर्ड्स, क्या क्या सेंटेंस बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति का विकास, मतलब उस चीज़ को सुनना ही काफ़ी नहीं है, उस चीज़ को सुन के अपने दिमाग में उतार लेना, ग्रहण कर लेना, ठीक है, इस प्रवृत्ति का भी बच्चों में विकास होता है। थर्ड है विचार, भाव और तथ्यों का मूल्यांकन कर सकना, ठीक है, कि कोई भी विचार है, कोई भाव है, कोई फैक्ट है, उनका मूल्यांकन मतलब उनको एक तरह से जज कर सकना कि वो किस हद तक ठीक है या नहीं। नेक्स्ट और लास्ट है कि अभिव्यक्ति और भावानुभूति में सक्षम बनना, अब उस चीज़ की अभिव्यक्ति करना। देखो अभी हमने क्या किया था, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को सीखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो क्या करता है, घर आके अपने टीचर की एक्टिंग करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसने क्या किया कि बच्चा अपने टीचर की जो लैंग्वेज है, उसके सेंटेंस हैं, उनके वर्ड्स हैं, उसको क्या करता है, ध्यान से सुनता है। ध्यान से सुनने के बाद वो उस चीज़ को क्या करता है, अपने माइंड में ग्रहण करता है, अपने दिमाग में ग्रहण करता है, उतार लेता है। फिर वो उस चीज़ का मूल्यांकन करता है कि मुझे कौन सी चीज़ घर जाके बोलनी है, कि कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज़ करना है, और लास्ट में घर में आके वो क्या करता है, उन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट उद्देश्य की तरफ, जो है रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य। ये क्या कहता है, इसमें हम बात करेंगे साहित्य का रसास्वादन। जब बच्चे इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो किसी चीज़ का जो अर्थ है, किसी चीज़ को पढ़कर, किसी चीज़ को सुनकर उन चीज़ों के अर्थ ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें साहित्य में क्या है, एक रस, एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, ठीक है, चाहे वो गद्य है चाहे वो पद्य है। फिर आते हैं साहित्य की सामान्य समालोचना करना, मतलब जो चीज़ उन्होंने साहित्य में पढ़ी है उस चीज़ को जजमेंट उस चीज़ की करना। फिर है छात्रों में मौलिक प्रवृत्ति। मौलिक प्रवृत्ति में क्या कहते हैं कि उस चीज़ को सोचना और फिर से उस चीज़ को अभिव्यक्त करना, प्रेजेंट करना, उसका विकास होता है बालक में। और लास्ट पॉइंट क्या है, साहित्य सृजन का विकास करना, मतलब उस जो बच्चे ने साहित्य पढ़ा है उसकी, उससे रिलेटेड कोई भी क्रिएटिविटी करना, ठीक है। हम दोबारा से यहाँ पे देखेंगे रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य का, कि बच्चा जब इतना कैपेबल हो जाता है कि वो पढ़कर कुछ चीज़ों के अर्थ ग्रहण करने में सक्षम है, तो वो कोई भी साहित्य पढ़ता है तो उसमें उसको रस की अनुभूति होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, उस साहित्य को पढ़ने के बाद उसकी आलोचना करना। आलोचना के बाद वो बच्चे में कौन कौन से मौलिक जो वृत्ति हैं कि उस चीज़ को सोचना, उस चीज़ को प्रेजेंट करने की गुणों का विकास होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, साहित्य सृजन का विकास करना, कि बच्चा क्या है, अब उसने कोई भी साहित्य है उसको पढ़ लिया है, ठीक है, या तो जैसे उससे रिलेटेड कोई भी एक्ट करना, कोई भी प्ले करना, या उससे मिलती जुलती कोई भी रचना लिखना, ठीक है। अब हम चलेंगे इसी में ही कि जो हमारा सृजनात्मक उद्देश्य है, ठीक है, इसके जो दो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, कि छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो इसमें क्या रहेगा, छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। और दूसरा मौलिक लिखने के लिए प्रेरित करना। मौलिक लिखने के मतलब अपने जो आज़ाद विचार हैं उनको लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, ठीक है। फिर है सृजनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद छात्र के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, तो इसमें हम सबसे पहला जो परिवर्तन डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो छात्र है स्वानुभूत भावों और विचारों को किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकता है, ठीक है। जब कोई भी बच्चा है, ठीक है, मतलब वो इतना कैपेबल हो गया है कि उसने कोई साहित्य है, कोई भी रचना है उसको पढ़ लिया है और उसमें उसको आनंद की अनुभूति होने लगी है, तो अब वो क्या है, वो अपने जो खुद की एक्सपीरियंस से जो उसके विचार हैं वो किसी भी माध्यम में, यहाँ पे माध्यम का मतलब है कि लिखित रूप से या मौखिक रूप से बच्चा क्या है उस चीज़ को व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कल्पना का पुट डालकर नए रूप में व्यक्त कर सकता है, मतलब अपनी जो कल्पना है, ठीक है, उसको एक नया रूप देकर वो लोगों के सामने व्यक्त कर सकता है, ठीक है। अब है उपयुक्त भाषा एवं शैली का प्रयोग कर सकता है, कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो क्या है आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, वो ऐसी ही भाषा का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसका पहला पॉइंट क्या है कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ना। जैसे कि अब हम हैं
कि हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम कभी भी एक भी बुक पे डिपेंड नहीं रहते। हमें ऐसे लगता है कि अगर हमने एक बुक ये रीड कर लिया कि हमारे पास इसके कंपैरिजन के लिए एक और बुक भी होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे भी क्या है, पाठ्य पुस्तकों की अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ते हैं। विद्यालय पत्रिका, जो स्कूल्स की मैगजीन होती हैं, उसमें कोई भी आर्टिकल, कोई भी ब्लॉग पब्लिश होता है तो आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी उसमें ब्लॉग आता है, ठीक है। कोई भी उन्होंने पोइम लिख दी, कुछ भी अपना छोटा सा पैसेज वगैरह लिख दिया, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो स्कूल की मैगजीन्स होते हैं उसमें अपनी कोई ना कोई जो क्रिएटिविटी ज़रूर दिखाएंगे। फिर है साहित्यिक संगोष्ठियों में भाग लेना, जैसे कोई भी कवि सम्मेलन है, इस टाइप की जो पार्टिसिपेशंस में हिस्सा लेना। फिर है साहित्यिक संस्थाओं के सदस्य बनना, धीरे धीरे वो क्या है, इन संस्थाओं के सदस्य बनने भी शुरू हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, साहित्य प्रेम, देश प्रेम तथा मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना। धीरे धीरे उनमें जो साहित्य के प्रति प्रेम है वो बढ़ने लग जाता है, देश के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ने लग जाता है, जो मानव प्रेम है वो उसकी ओर अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अभिवृत्तात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात छात्र भाषा और साहित्य के प्रति रुचि विकसित में सक्षम होंगे। यहाँ पे जो मेन जो उनका लगाव होगा किसके प्रति होगा, भाषा और साहित्य के प्रति। अब हम बात करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो ये है, शिक्षण में अध्यापक द्वारा बालकों की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। देखो सबसे जो मेन और बेसिक पॉइंट है वो यही ही है, जब हम भाषा को बच्चों को सिखा रहे हैं तो एक जो अध्यापक है तो उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी भी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कि अब कोई बच्चा है, अगर मैं उनको कोई एक ऐसा टॉपिक करवा रही हूँ जिसमें बच्चे का ध्यान ही नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से सीख नहीं पाएगा, ठीक है। अब यही शिक्षण के क्या हैं, सामान्य सिद्धांत कहे जाते हैं। अब हम चल रहे हैं कुछ और सिद्धांतों की तरफ। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है रुचि एवं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जिस चीज़ में और जिस तरह से बच्चे की सीखने में रुचि एवं स्वयं की अभिप्रेरणा काम करती है उसके अनुसार शिक्षण करवाया जाए। कि कोई अगर ऐसा टॉपिक है जिसको क्या है, हमें बच्चों को प्रैक्टिकल करके कोई चीज़ सिखानी चाहिए, मतलब बच्चों की रुचि जो है वो क्या है, उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखने में है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जिस रूप में ज़्यादा सीखते हैं तो हमें वही जो मेथड है उसको अपनाना चाहिए। फिर आता है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई क्लासरूम है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या रहने चाहिए, एक्टिव रहने चाहिए। वो जो क्लास है वो उतनी ही सक्सेसफुल रहेगी जिसमें सभी बच्चों की पार्टिसिपेशन एक्टिव हो, ठीक है। सीखने में बच्चों को सक्रिय रखा जाए, ना कि शिक्षक स्वयं अधिक सक्रिय रहे। देखो हम जो पहले की एजुकेशन होती थी वो होती थी हमारी टीचर सेंटर्ड, बट जो आज की एजुकेशन है वो हमारी होती है चाइल्ड सेंटर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही प्रयास करने चाहिए जिसमें शिक्षक अधिक सक्रिय ना रह के यहाँ पे कौन सक्रिय रहना चाहिए, हमारे विद्यार्थी। थर्ड जो सिद्धांत है वो है ज्ञान को जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। हमें ऐसे मतलब बच्चों को जो ज्ञान देना चाहिए जो किनसे, बच्चे के खुद के स्व अनुभव से या उनके जो दैनिक अनुभव हैं, जो चीज़ें वो अपने डेली रूटीन में फेस करते हैं। तो हमें मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमें नॉलेज है बच्चों को वो उनके रियल लाइफ से कनेक्ट जो हो, ऐसी नॉलेज बच्चों को देनी चाहिए। फिर आता है हमारा स्वाभाविकता का सिद्धांत। बच्चों को भयमुक्त बनावटीपन से नहीं, वे जैसे जैसे स्वाभाविक ढंग से सीखना चाहिए वैसे ही हमें सिखाना चाहिए। नहीं हमें मतलब टीचर को ऐसे कि अगर पढ़ो तुम, वरना तुम्हें क्या है क्लास से बाहर कर दिया जाएगा या तुम्हें पनिशमेंट दे दी जाएगी, इस तरीके से नहीं, हमें बच्चों को एक स्वाभाविक ढंग से सिखाना चाहिए। क्योंकि जो अगर बच्चा भय से सीखेगा तो वो जो ज्ञान जो उसका है, एक तो उसका स्कूल में आने का मन नहीं करेगा और दूसरा जो उसका ज्ञान है वो कुछ समय के लिए उसके दिमाग में रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा जो है फ्रीली सीखे तो हमें उसको बनावटीपन से, भयमुक्त चीज़ों से क्या है दूर रखना चाहिए।
नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है बोलचाल का सिद्धांत। बच्चों के सामने भाषा बोलकर उदाहरण प्रस्तुत करें और फिर उनसे बुलवाएं भी। ठीक है, मतलब हम जो भी चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं उनके जो उदाहरण हैं हमें वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए, और जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो उसका उच्चारण क्या है हमें बच्चों से भी करवाना चाहिए। फिर है हमारा नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये कहता है कि बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हें अलग अलग ढंग से उनकी रुचि योग्यता क्षमता अनुसार सिखाएं। हर क्लास में जो बच्चे का सीखने का जो मानसिक स्तर है वो क्या है अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका जो बुद्धि है, ठीक, बुद्धि का स्तर है वो बहुत तेज है, वो उनकी कैचिंग पावर है वो बहुत तेज है, वो टीचर की एक कही हुई बात जो है एक बार में समझ लेते हैं। बट कुछ एक बच्चे हैं जिन पे टीचर को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो जो शिक्षक को भी ये चाहिए कि वो उनको उनकी क्षमता के अनुसार ही सिखाएं। फिर आता है निश्चित उद्देश्य। हमेशा पहले यह तय करना चाहिए कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। ठीक है, अगर हम क्लासरूम में जाके ये चीज़ें डिसाइड करें कि आज हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाना है और उसके लिए हमें कौन से मेथड को अपनाना है, तो मतलब जो ये शिक्षण है ये सही नहीं है। टीचर को पहले से ही तैयारी करके जानी चाहिए कि आज बच्चों को उसने क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। फिर लास्ट में है हमारा सबसे ज़रूरी जो है अभ्यास का सिद्धांत, कि बच्चों को सिखाने के लिए उनसे बार बार अभ्यास करवाया जाना चाहिए। एक बार करने से पक्का नहीं होता। अब जैसे हम सपोज करें कि हम बच्चों को साइकिल चलाना ही सिखा रहे हैं, तो क्या जो बच्चा है वो एक बारी में साइकिल चलाना सीख जाता है? नहीं। जैसे धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि बच्चे को जब साइकिल हमने चलानी सिखाई, पहले हम उसको जो साइड जो टायर्स लगे होते हैं उसके थ्रू सिखाते हैं, फिर वो स्पोर्ट हटवा के हम बच्चों को खुद से स्पोर्ट करते हैं, और लास्ट में अभ्यास करते करते कुछ बार बच्चे गिरते भी हैं, उन्हें चोट भी लगती है, और उसके बाद जाके क्या है बच्चा साइकिल को चलाना सीख पाता है। तो कोई भी काम है वो बिना अभ्यास के पक्का नहीं होता। तो इसलिए एक शिक्षक को क्या चाहिए कि बच्चों को अगर हमने पूर्ण रूप से कोई स्थायी ज्ञान देना है तो बच्चों को बार बार उस चीज़ का क्या करवाया जाना चाहिए, अभ्यास कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ये था हमारा हिंदी भाषा शिक्षण। अब हम हमारा नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भाषा शिक्षण के उपागम। ठीक है, कि हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं उनको किस किस मेथड से क्या क्या तरीके जो है हमें उनको भाषा सिखाने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ भाषिक तत्व लिख सकते हैं कि ये भाषिक तत्व क्या होते हैं कि कोई भी भाषा अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो जो उसकी बिल्कुल जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, वर्ण, वर्ण से क्या बनते हैं शब्द, और शब्द से क्या बनते हैं हमारे वाक्य। तो यहाँ पे हम अब अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भाषा शिक्षण है उसके उपागम कितने हैं। देखो, भाषा शिक्षण के जो उपागम हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाठ संसर्ग उपागम से। तो पाठ्य पुस्तक के पाठों को पढ़ाते समय यथासंभव भाषिक तत्वों की जानकारी प्रदान करना। मतलब भाषिक तत्व कौन कौन से थे हमारे, वर्ण, शब्द और वाक्य। जब भी हम कोई भी बच्चों को बुक्स पढ़ा रहे हैं और बुक्स में जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना पॉसिबल हो सके हम बच्चों को भाषिक तत्वों की जानकारी प्रदान करें। फिर है पाठ में आए शब्दों और वाक्यों के आधार पर उच्चारण, शब्दों का अर्थ, शब्द संरचना, वाक्य संरचना संबंधी दक्षताओं को विकसित करें। मतलब जैसे जैसे पाठ में जो नए नए शब्द आ रहे हैं, जो नए नए वाक्य आ रहे हैं, ठीक है, बच्चों को उनके अर्थ बताना, उनके उच्चारण सिखाना, ठीक है, ऐसी दक्षताओं को हमें विकसित करना चाहिए। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, भाषा तत्वों के शिक्षण में भाषिक कार्य क्या होता है, व्यवहारिक होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है
कि जैसे हम बच्चों को कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो जो भाषिक तत्व हमारे आ रहे हैं, हम बच्चों को क्या है एक स्वाभाविक रूप से पढ़ा रहे हैं। हम उनके लिए कोई ऐसे नहीं कि उनके लिए एक अलग लेक्चर लगाएंगे कि जो भाषिक तत्व हैं उसका ज्ञान हम आपको कल देंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। मतलब जैसे जैसे हम बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं, जो जो चीज़ें नहीं आती जा रही हैं, हम बच्चों को उनका ज्ञान क्या है साथ के साथ देते रहें। नेक्स्ट है विषय वस्तु ग्रहण करने में सहायक होता है। जो हमारा पाठ संसर्ग उपागम है, तो वो जो भी हमारे पाठ की जो भी हमारी इकाई है उसके जो कंटेंट है उसको ग्रहण करने में क्या है सहायक। अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विषय वस्तु ग्रहण करने में भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम सहायक है, तो विषय वस्तु ग्रहण करने में हमारा पाठ संसर्ग उपागम क्या है वो सहायक है। फिर है जो हमारा पाठ संसर्ग उपागम है वो कैसा होना चाहिए, प्रसंगानुकूल होना चाहिए, पाठ्य विषय अथवा रचना विकास से संबंध उसका होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब ऐसे नहीं कि हम अगर बात कर रहे हैं मैथ्स की और मैथ्स की बात करते करते हम स्टार्ट कर दें इंग्लिश की, तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्या है टॉपिक्स या सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों को भाषा तत्वों के ज्ञान और प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है। मतलब अगर हम बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं तो जो भी भाषा तत्व हैं, ठीक है, उनका जो कोई भी शब्द कुछ भी नया है तो हम उसकी वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ के साथ ही दे सकते हैं। यहाँ सिद्धांतों और नियमों के चक्कर से परे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा प्रयोग और व्यवहार की दक्षता विकसित होती है। मतलब हम यहाँ पे बच्चों को रूल्स नहीं रटवाते कि भी संज्ञा क्या है, संज्ञा के नियम क्या है। जैसे जैसे जो शब्द आते जा रहे हैं हम बच्चे को उसका प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ ही दे देते हैं। कि जैसे कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते कुछ नाम आ रहे हैं पाठ में, राम, श्याम, राधा, मोहन, तो हम बच्चों को यहाँ पे साथ के साथ ही एक्सप्लेन कर देंगे कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आता है उसके नाम को हम क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। तो हम पहले ऐसे नहीं कि बच्चों को संज्ञा का चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके नियमों को याद करवाएंगे, उसकी परिभाषाएं याद करवाएंगे। जैसे जैसे हमारा पाठ जो है आगे चलता जा रहा है हम वैसे वैसे बच्चों को साथ ही उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज देते जाएंगे। फिर है भाषाई दक्षता प्राप्त करने की रुचि बनी रहती है। तो इसमें क्या है, बच्चे जब नया नया कुछ सीखते जाएंगे साथ ही साथ, तो उनको जो भाषा के ऊपर दक्षता प्राप्त करने की जो रुचि है वो बनी रहती है, बच्चे बोर नहीं होते इसमें। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जो कहता है कि पाठ संसर्ग उपागम में जो भाषा का शिक्षण है वो कैसे होता है। सबसे पहले बच्चों को किसकी शिक्षा दी जाती है, उच्चारण की, उच्चारण के बाद वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स की, फिर वर्ड की और फिर सेंटेंस की। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमने पढ़ा था उच्चारण शिक्षण। उच्चारण का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है, कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, उसको बोलने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इसमें सस्वर वाचन के माध्यम से गद्य और पद्य का पाठ पढ़ाते समय उच्चारण शिक्षण का अवसर अच्छा रहता है। मतलब कोई भी चीज़ है, चाहे वो गद्य है या पद्य है, ठीक है, तो अगर हम उसका सस्वर वाचन करवा रहे हैं, सस्वर वाचन का मतलब क्या होता है, लाउडली रीडिंग, बोल बोल के उस चीज़ को पढ़ना। ठीक है, तो इससे क्या है हमारा उच्चारण जो है हम उसको अच्छे से जज कर सकते हैं। कि अगर सपोज करो कि मैं टीचर हूँ, अगर मैं बच्चों से कोई भी आदर्श अनुकरण करा रही हूँ कि जैसे पहले मैं बोल रही हूँ उसके बाद बच्चे बोलेंगे, या बच्चों को खड़ा कर दिया कि आप जो है इस चैप्टर को रीड करें, तो इससे क्या है हम उनके उच्चारण को ईजिली जज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि शिक्षक को पता चलता है कि छात्र किन किन शब्दों को अशुद्ध बोल रहा है। ठीक है, अगर बच्चा कोई चैप्टर पढ़ रहा है तो टीचर को पता चल जाएगा कि उसने कहाँ पे गलती की है। शिक्षक सस्वर वाचन से छात्रों द्वारा बोले गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में बोलकर छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर सपोज करो
कि कोई भी चैप्टर है, बच्चे वो एक बच्चा है वो खड़ा होकर चैप्टर पढ़ रहा है और बाकी के जो बैठे हुए बच्चे हैं वो बोर हो जाते हैं, उनका ध्यान जो है भटक जाता है। बट इतने में ही क्या होता है कि कोई पढ़ने वाला बालक है, उसने कोई जो शब्द है वो गलत बोल दिया, तो शिक्षक ने क्या किया, उसको टोका और उसके अशुद्ध शब्द को कैसे बोला, शुद्ध रूप में परिवर्तित किया। तो बच्चे क्या है, थोड़े अटेंटिव हो जाते हैं कि टीचर अब हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। फिर आता है वाक्य स्तर पर उचित बलाघात गति यति आरोह अवरोह पर ध्यान देने का अवसर मिलता है। मतलब कि कोई भी वाक्य पढ़ रहे हैं बच्चे, कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, कोई पहरा पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे वाक्य हैं कि किस वाक्य में किस शब्द पे कितना जोर देना है, कि कब जो है आवाज़ को धीमा करना है और कब तेज करना है। तो इन सब चीज़ों का जो है अवसर वो बच्चों को मिलता है और शुद्ध उच्चारण के लिए बिल्कुल जरूरी है। काव्य पाठ में सस्वर वाचन की विशेषताओं का अत्यधिक महत्व है। देखो कोई भी अगर पैसेज है उसको हम एक बार अगर आराम से मतलब मौन वाचन अगर हम उसका कर लेंगे तो चलेगा, पर जो काव्य कविताएं होती हैं उनका जो वाचन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सस्वर वाचन ही उसका हमेशा होना चाहिए। फिर आता है उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय, कि अगर बच्चा बोलने के रिगार्डिंग कोई गलती करता है, कोई अशुद्धि करता है, तो हमें उसको कैसे दूर करना चाहिए। सबसे जो ज़्यादा उच्चारण जो है वो शिक्षक का उच्चारण पे हम कहते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा टीचर बोलेंगे बच्चे ही वैसा बोलेंगे। अगर टीचर ही FUTURE को फटूरे बोलेगा, NATURE को नटूरे बोलेगा, तो बच्चे भी ऑब्वियसली उसको फटूरे और नटूरे ही बोलेंगे। शिक्षक का आदर्श पाठ जो है छात्रों के लिए अनुकरणीय होता है। यहाँ पे मतलब कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव मेथड है वो क्या है कि अब किसी भी चीज़ को पहले टीचर बोले और बच्चे जो है उसको फॉलो करें। फिर आता है छात्र प्रत्येक शब्द और वाक्य स्तर पर शुद्ध उच्चारण के साथ सस्वर वाचन प्रस्तुत करें। मतलब जो छात्र हैं वो हर शब्द और हर वाक्य का कैसा उच्चारण करें, शुद्ध उच्चारण करें। फिर आता है उच्चारण संशोधन के लिए छात्रों के सस्वर वाचन समाप्त होने के बाद ही अशुद्ध उच्चारण का संशोधन ठीक रहता है। मतलब टीचर को पहले क्या करना चाहिए, टीचर को वेट करना चाहिए कि जैसे कि एक पैसेज कंप्लीट हो जाए, एक पैरा कंप्लीट हो जाए, तब तक वेट करना चाहिए कि जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, जो लेसन को रीड कर रहा है, उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। एक पर एक पैरा कंप्लीट हो जाए, आप उसके बाद उसको बताइएगा कि आपने यहाँ पे ये चीज़ गलत बोली। अगर हम बीच बीच में बच्चे को टोकेंगे तो क्या है, एक तो बच्चों की जो रुचि है पढ़ने में वो नहीं रहेगी, कि एक लाइन पढ़ते हैं इतने कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, एक लाइन पढ़ते हैं फिर कोई एरर आ जाता है। तो इस तरह आप एक पहला पहले बच्चे को कंप्लीट हो जाने दें, फिर उसके बाद बच्चों को बच्चे की गलतियां बताएं कि आपने यहाँ पे ये चीज़ ऐसे बोली, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ऐसे शब्दों को जो है शामपट पर लिखा जाना चाहिए जिसमें छात्र सामूहिक रूप से गलती करते हो। मतलब कुछ एक मिस्टेक्स होती है जो कॉमनली सभी स्टूडेंट्स करते ही है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उसको स्टूडेंट को मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे वो चीज़ लिख देनी चाहिए। फिर आता है पद्य पाठों में संधि, समास, लिंग, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के कारण शब्दों के परिवर्तित रूपों के उच्चारण के अवसर मिलते हैं। अब जैसे हम कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो पद्य हैं, कोई कविताएं हैं, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें संधि समास का प्रयोग करके, जैसे विद्या प्लस में आलय है तो वहाँ पे विद्यालय शब्द बच्चों को मिलेगा, तो हमें उस चीज़ का जो है बच्चों को साथ के साथ ज्ञान दे देना चाहिए कि यहाँ पे जो ये शब्द बना है कि विद्यालय जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, विद्या प्लस में आलय, और इसमें क्या हुई है, संधि हुई है। अगर हम इन बातों का जो ज्ञान है बच्चों को साथ के साथ देते रहेंगे तो उनको ये जो टॉपिक्स वो ग्रामर में करेंगे तो उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका
जिन शब्दों में छात्र अधिकतर गलती करते हैं शिक्षक उनका ध्यान उस ओर केंद्रित करें। देखो कि कुछ एक पोर्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते ही हैं, तो या तो जो है टीचर चैप्टर की स्टार्टिंग में या चैप्टर के एंड में उनको ज़रूर बताना चाहिए कि आप कॉमनली ये मिस्टेक्स करते हो, आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। फिर आता है हमारा भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण में सबसे पहले है शब्द शिक्षण। शब्द शिक्षण जो है हमारा वो 3 तरह से हो सकता है। पहला है शब्द के अर्थबोध द्वारा, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चों को शब्दों के अर्थ बताएंगे। फिर आता है शब्द रचना की, नए नए शब्दों की रचना कैसे करनी है। फिर आता है विशिष्ट शब्द प्रयोगों के द्वारा ज्ञान, मतलब कुछ एक ऐसे विशिष्ट शब्द जिनको हम क्या है जैसे वाक्य में प्रयोग करके बच्चों को उनका ज्ञान दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा शब्द शिक्षण। शब्द शिक्षण में क्या है, पाठ शिक्षण में मतलब जब हम बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान करवाएंगे। कि जैसे हम कोई भी कविता पढ़ रहे हैं वहाँ पे है या भानु शब्द, हम बच्चे को बताएंगे कि जो ये सूरज है, सूर्य, दिन का, ये सब इसके क्या हैं, पर्यायवाची हैं। और सूर्य का जो विलोम शब्द भी क्या होगा, तो हम ये सारी बातें क्या हैं बच्चे को पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही समझा देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा शब्द रचना द्वारा। देखो कि हमने कोई भी शब्द नया बनाना है तो उसकी जो रचना है वो कितने प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार से हो सकती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। अब उपसर्ग क्या है, ऐसे शब्द जो क्या है किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय जो शब्द के अंत में लग के उनका अर्थ बदल देते हैं। समास 2 शब्दों के मिलन से जो नया शब्द बनता है, जो विकार आता है उसे हम क्या कहते हैं, समास। और लास्ट हमने पढ़ा था विशिष्ट शब्दों के प्रयोग के ज्ञान द्वारा शब्द शिक्षण, मतलब पाठ में आए हुए कठिन और नए शब्दों से बच्चों का परिचय करवाना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शब्द शिक्षण। यहाँ पे हमने 3 पार्ट पढ़े थे कि एक तो शब्द शिक्षण मतलब शब्दार्थ बताने, फिर आई थी हमारी शब्द रचना, और तीसरा पॉइंट जो आया था हमारा विशिष्ट शब्द प्रयोगों के ज्ञान द्वारा शब्द शिक्षण। अब हम पढ़ रहे हैं शब्द, इसी में ही भाषा शिक्षण कैसे होगा। जैसे एक चीज़ होती है लक्षक और एक होती है व्यंजक। लक्षक क्या है, मतलब कुछ ऐसे वाक्य जिनका अर्थ नहीं होता फिर भी हम उसमें से कोई ना कोई मीन जरूर निकाल लेते हैं। जैसे फूल हंसे और कलियां मुस्काए, एक्चुअल में फूल हंसते नहीं, ना ही कलियां मुस्काती हैं, बट फिर भी हम उसमें से एक अर्थ निकाल लेते हैं। मतलब फूल हंसे का मतलब कोई भी अच्छा मोमेंट, खुशी वाला मोमेंट। ठीक है, अब व्यंजक क्या होते हैं कि अर्थ होता है बट उसका मीन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे उसने कहा शाम हो गई, शाम हो गई का मतलब जैसे कि सूर्य जो है वो क्या हो गया, अस्त हो गया, छिप गया। ठीक है, मतलब अब सभी मजदूरों के घर जाने का समय हो गया। फिर कहावतों और मुहावरों का प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट करना, ये भी हमारा किस में आ जाता है, शब्द शिक्षण में। अब हम बात करेंगे हमारे वाक्य शिक्षण की। वाक्य शिक्षण में क्या आएगा, निबंधात्मक पाठों के शिक्षण में वाक्य शिक्षण का उचित अवसर मिलता है। ठीक है, मतलब जब भी हम कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं या बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो सबसे जो अच्छा मौका होता है बच्चों को वाक्य शिक्षण करवाने का। इसमें क्या है, भाषा का परिष्कृत, परिनिष्ठित और सुंदर रूप होता है। फिर है पाठ में आए हुए मुहावरे, लोकोक्तियों का अर्थ भी क्या है बच्चों को साथ के साथ हमें क्लियर कर देना चाहिए। फिर है शुद्ध वाक्य में उत्तर देने पर बल देना। हम टीचर जो है उसको मेनली फोकस यही करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अपना जो उत्तर दे रहे हैं उनका वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध वाक्य होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं और उसके कारण उनका जो उच्चारण है वाक्यों का, जो वाक्य है वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और अगर उससे टीचर टोकेगा नहीं तो वो ये क्या हो जाएगी, उसकी आदत पड़ जाएगी। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि वो शीघ्रता में, जल्दी में उस बात का उत्तर ना दे, वरना उनको क्या पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी अशुद्ध वाक्य रचना करने की। अब हम ये था हमारा पाठ संसर्ग। अब हम कर रहे हैं हमारा दूसरा उपागम जो है रचना शिक्षण उपागम। ठीक है,
अभी हमने पढ़ा था कि जो भाषा है उसके भी कितने रूप हैं, 2। यहाँ पे हम रचना के भी कितने रूप पढ़ रहे हैं, 2 रूप पढ़ रहे हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक में क्या है, इसमें उच्चारण शिक्षण के अधिक अवसर मिलेंगे, और लिखित में क्या है, वर्तनी शिक्षण के अधिक अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो मौखिक का मतलब ही क्या है, बोलकर किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, और लिखित का मतलब क्या है, किसी चीज़ को लिखकर उसकी अभिव्यक्ति करना। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रचना शिक्षण उपागम में भाषा का जो शिक्षण है वो कैसा होगा। रचना का शाब्दिक अर्थ क्या है, मौखिक रचना के माध्यम से वाद विवाद, भाषण, वार्तालाप, कथावाचक, समाचार, दर्शन और प्रश्न होता है। ये सारी जो मतलब रूप हैं वो किसके हैं, हमारे मौखिक रचना मतलब बोल के। अब कोई वाद विवाद है वो भी बोल कर किया जाता है, भाषण बोल कर दिया जाता है, किसी से हम बातचीत करते हैं वो भी बोल कर करते हैं, कोई कहानी बोलते हैं वो भी हम बोल के करते हैं, कोई समाचार बोल रहे हैं तो वो भी किससे, ये सारे के सारे किसके रूप हैं, मौखिक रचना के ही रूप हैं। जो रचना शिक्षण में भाषा का शिक्षण होगा, जो शिक्षण है वो वही होगा सबसे पहले उच्चारण, फिर वर्तनी, फिर शब्द और फिर वाक्य। अब हम डिस्कस कर रहे हैं उच्चारण शिक्षण। उच्चारण शिक्षण में क्या है, मौखिक रचना जैसे वार्तालाप, कथन या वर्णन, भाषण आदि में उच्चारण शिक्षण का अवसर मिलता है। मतलब जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमें क्या है, सबसे ज़्यादा मौका मिलता है उस चीज़ को उच्चारण करने का। उच्चारण के अलावा हमें क्या अभ्यास कराना चाहिए बच्चों को, कि जो उच्चारण कर रहे हैं वो उनका उच्चारण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण के साथ साथ हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि कब हमारी जो आवाज़ है स्लो होनी चाहिए, कब फास्ट होनी चाहिए, हमें किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस देना है, ये सब बातें हमारी किस में इंक्लूड होंगी, उच्चारण शिक्षण में। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्तनी शिक्षण की। ठीक है, वर्तनी मतलब स्पेलिंग कोई भी। अब इसका कहाँ पे यूज़ होता है, कोई भी पत्र लेखन है, किसी भी चीज़ की व्याख्या है, वर्णन करना, कोई कहानी सार है, कोई संक्षेपण मतलब किसी चीज़ को मतलब विस्तारित रूप से प्रेजेंट करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे लिखित रचना की। ठीक है, उच्चारण में कौन सा रूप होता है, मौखिक। वर्तनी में कौन सा होगा, हमारा लिखित रचना। ठीक है, लिखित रचना के विभिन्न रूपों में शब्दों की शुद्ध वर्तनी का, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, शुद्ध उच्चारण की, और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, शुद्ध वर्तनी की। ठीक है, कि वर्तनी जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। फिर है कि कोई अगर बच्चा है वो लिखने से रिलेटेड कोई मिस्टेक्स करता है तो हमें उन मिस्टेक्स को कैसे दूर करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि वर्तनीगत अशुद्धियों को रेखांकित कर छात्रों को स्वयं संशोधन के लिए कहा जाए। जैसे हम छोटे होते थे तो अगर हमारी किसी भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन आंसर में कोई गलती होती थी तो हमारे टीचर्स उसको रेड पेन से सर्कल करके हमें कहा जाता था कि इस वर्ड को आपने क्या है घर से 5-5 बार लिख के आना है। ठीक है, तो ये उसी का ही एग्जाम्पल है। सेकंड है, जो शिक्षक अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को वही लिखें, छात्र उनको शुद्ध रूप से अनुकरण करके लिखें। अब यहाँ पे क्या है, जिस वर्तनी की, जिस स्पेलिंग की बच्चे ने गलती की है, टीचर पहले उसको वहाँ खुद सही करके लिखें और फिर बच्चों को बोलें कि आपने इसको सेम टू सेम 5 बार या 3 बार लिख के आना है। नेक्स्ट है, उनकी सहायता के लिए पाठ्य पुस्तक, शब्दकोश अथवा कक्षा के लिए तैयार की गई शब्द सूची दी जाए। मतलब कि उनके और इसके अलावा हेल्प करने के लिए जैसे कोई एक्स्ट्रा बुक्स हैं, कोई डिक्शनरी है, या फिर कुछ क्लास में हम जैसे चार्ट, जो डिफ़िकल्ट वर्ड के चार्ट हैं वो लगा देते हैं, तो उनकी भी हेल्प लेनी चाहिए। फिर आता है सक्रिय परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं से वर्तनीगत अशुद्ध शब्दों का चयन और वर्गीकरण किया जाए। कुछ जो एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो आंसर बुक्स हैं उनको कलेक्ट करके उसने जो जो कॉमन मिस्टेक की हुई हैं उनको सिलेक्ट करके फिर उनका क्या किया जाना चाहिए, क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। फिर है, अभ्यास के बाद मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मतलब कि अब हमने अगर बच्चों को प्रैक्टिस के लिए घर से कुछ दिया है कि आपने ये वर्ड 3 बार 5 बार या 10 बार लिख के आने हैं, उसके बाद उनका क्या किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और मूल्यांकन के बाद ठीक है, अगर फिर भी हमें कोई गलती मिलती है तो उसका उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाना चाहिए। मतलब उस चीज़ को, उस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसका
इलाज भी हमें ढूंढना चाहिए। अभ्यास पत्र तैयार किए जाएं और छात्रों से अशुद्ध शब्दों का अभ्यास करवाया जाए। कुछ एक ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं उनको तैयार कर लिया जाए, जैसे आपने कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके प्रिंट आउट्स निकाल लिए और बच्चों को कहा कि आपने इन सभी वर्ड्स को घर से लिख के आना है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो हैं बच्चों की इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं उनको दूर करने के लिए बहुत काम आते हैं। शिक्षार्थी इन्हें देखकर अपनी वर्तनी क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। स्वयं संशोधन विधि छात्रों में वर्तनी के प्रति सजगता की आदत विकसित करेगी। ठीक है, मतलब जितना बच्चा अगर खुद से किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेगा तो उसमें क्या है, ये वर्तनी के प्रति जो भी सजगता है, मतलब कि मैंने ये गलती पहले की थी तो टीचर ने मुझे 3 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए कहा, 5 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करने दी। मतलब अगर वो खुद से जो चीज़ करेगा तो जो उसकी ये राइटिंग को लेके जो मिस्टेक्स की आदत पड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रचना शिक्षण उपागम में जो भाषा का शिक्षण है वो कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहला है प्रकरण विशेष पर बोलते समय उपयुक्त और अनुपयुक्त शब्दों की पहचान करवाई जाए। मतलब कोई ऐसा स्पेशल कोई ओकेज़न है, कोई विशेष अवसर है, उस पर बच्चे बोल रहे हैं तो हमें क्या है, बच्चों को बताना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से शब्द सही बोले और कौन कौन से शब्द क्या है गलत बोले। छात्रों को वाद विवाद विचार गोष्ठी भाषण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम है वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे स्पीच है, कोई डिबेट है। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छे शब्दों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन और उच्च शब्दावली के प्रयोग पर बल देना चाहिए। ठीक है, कि हमें उनको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि वो नए से नए वर्ड हैं अपनी स्पीच में लेके आएँ। विद्यार्थी को शिष्टाचार संबोधन के शब्दों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए, कि जैसे हम कुछ भी स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जैसे टीचर्स हैं या कोई भी स्पेशल गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, उनको कैसे संबोधन करना है, उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो परफेक्ट रहेंगे, ये सारी चीज़ें हमें स्टूडेंट्स को पहले से ही सिखा देनी चाहिए। शब्द शिक्षण चाहे मौखिक हो या लिखित, उपयुक्त उचित शब्दावली के लिए हमेशा हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब तक हमने बात की बोलने को लेकर, पर कुछ एक चीज़ें हैं जैसे जिसमें बच्चा अपनी जो अभिव्यक्ति है वो लिखित रूप में करता है, तो हमें दोनों मौक़ों के लिए, चाहे वो मौखिक है चाहे वो लिखित है, उसके लिए बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि जो वो शब्द यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, उस मौके के अकॉर्डिंग बिल्कुल सुटेबल होने चाहिए। इस बात को लेके हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे, ये था हमारा उच्चारण शिक्षण, अब हम कर रहे हैं वाक्य शिक्षण। ठीक है, तो वाक्यों में शुद्ध पदक्रम संबंधी अभ्यास, मतलब कि जैसे हम कोई भी वाक्य है तो वाक्य में सबसे पहले हम कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ठीक है, हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते खाना खाया मैंने। ठीक है, हम कहते हैं मैंने खाना खाया। तो जो एक क्रम है वो कैसे होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष के अनुसार वाक्य का रूपांतर करना आना चाहिए बच्चों को। जैसे मैंने कहा कि राम खाना खाता है, तो अगर मैं कहूँ राम हमारा पुल्लिंग है, अगर मैं स्त्रीलिंग का प्रयोग करके यहाँ पे कोई वाक्य बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा। तो बच्चे को इस बात का क्या है, ज्ञान होना चाहिए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध लिखने का अभ्यास कराना चाहिए बच्चों को। जो वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, कोई वाक्य मतलब बच्चों को इस चीज़ की बेसिक नॉलेज देना कि वो इस वाक्य को देख के बता सके कि जो वो वाक्य देख रहे हैं वो सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। ठीक है, इस बच्चों को इसके कैपेबल बनाना। कर्ता, क्रम, क्रिया की विभिन्न परिस्थितियों को समझाना। अभी हमने बात की थी कि सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, कर्ता का, फिर कर्म का और फिर क्रिया का। ये सारे जो क्रम है ये बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए, इसके ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक और चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। हमने भी इस चैप्टर में पढ़े थे भाषा शिक्षण के उपागम, जिसमें हमने पढ़े थे पाठ, संसर्ग और रचना शिक्षण। ठीक है, अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जो है भाषा दक्षता का विकास। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जब बच्चा एक साल से दूसरे साल में एंटर करता है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सबसे पहले है कि जब बच्चा 0
साल मतलब 1 महीने से लेकर 12 महीने तक का होता है, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो बालक सबसे पहले रोने से शुरुआत करके कुछ शब्दों के भाव ग्रहण की प्रवृत्ति तक सीमित रहता है। मतलब बच्चा जो अपने भावों की अभिव्यक्ति है वो कैसे करता है, रोकर करता है। उसे भूख लगी है तब भी वो रोएगा, अगर उसे बॉडी में कहीं पेन हो रहा है वो तो भी रोएगा। फिर आता है उसके शब्दकोश में 8 से 10 शब्द। जैसे धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, वो 4-5 महीने का हो गया, जैसे आओ, खाओ, जाओ, पियो, बैठो, उठो, हंसो आदि का भाव ग्रहण करता है। अभी बच्चा बोलने वाला नहीं हुआ, बस इन शब्दों का क्या है, अर्थ ग्रहण करने के कैपेबल हुआ है। 1 वर्ष पूरा होते होते उसके सुनने वाले शब्दों, देखो यहाँ पे सुनने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब बच्चा भी क्या है, बोलना शुरू नहीं किया, सिर्फ अभी वो सुन के शब्दों के अर्थ ग्रहण कर रहा है। और जो उसके सुनने वाले शब्दों की संख्या है वो कितनी है, 30 से 40। फिर आता है जब बच्चा दूसरे साल में प्रवेश करता है तब उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं। जब बच्चा दूसरे साल में एंटर करता है तो उसके जो सुनने के शब्दों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 65 से 75 हो जाती है। बालक छोटे छोटे वाक्य खंडों का प्रयोग करने लगता है। अब बच्चा क्या है, बोलने भी लग जाता है और उसके जो बोलने वाले शब्दों की संख्या है वो कितनी है, 35 से 45। हम दोबारा से इस चीज़ को देखेंगे, बच्चे के बोलने वाले शब्दों की संख्या कितनी है, 35 से 45, और सुनने वाले शब्दों की संख्या है वो कितनी है, 65 से 75। अब बच्चा प्रवेश करेगा तीसरे साल में। तीसरे साल में हम देखेंगे उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। बालक जो है 400 शब्दों को जानने पहचानने लगता है, मतलब 400 शब्दों को जो क्या है, सुनने लगता है और समझने लगता है, और उन 400 शब्दों को वो सुनता समझता है और उनमें से वो 300 शब्दों का प्रयोग भी करने लग जाता है। इससे क्या है, उसके श्रवण मतलब सुनने की, स्मरण मतलब याद रखने की शक्ति का विकास। देखो उसने 400 शब्द सुने, मतलब किसका विकास हुआ, श्रवण शक्ति का। उस 400 में से उसने 300 शब्द जो है याद रखे और प्रयोग में लाए, तो किसका हुआ, स्मरण शक्ति का विकास हुआ। फिर परिचित वस्तुओं के चित्रों को देखने और जानने लगता है। मतलब कुछ एक ऐसी चीज़, जैसे उसके घर में अगर गायें हैं तो वो गाय के चित्र को देख के झट से समझ जाएगा कि ये क्या है, गायें हैं। अब हम बात करें चौथे साल में जब बच्चा प्रवेश करेगा तो बालक के जो सुनने समझने वाले शब्द हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। और बालक क्या करेगा, खुद भी वाक्य निर्माण की प्रक्रिया, मतलब खुद बच्चा जो है वाक्य बनाने लग जाएगा। चित्रों को देखने में डिफरेंट जो कलरफुल जो है वो पिक्चर्स देखेगा तो उसको इंटरेस्टिंग लगेंगी। जैसे बुक्स हैं, वो अपनी बुक्स, अगर उनकी बुक्स कलरफुल हैं तो उनको जैसे नई नई बुक्स आती हैं तो वो बहुत एक्साइटमेंट से उन बुक्स को देखते हैं। बाल गीत कविता सुनने लगते हैं, जैसे कार्टून्स वगैरह हैं, उनमें उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर आता है कि जब बच्चा 5वें साल में होगा तब उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे। बालकों की शब्दावली में 3000 शब्दों की संख्या हो जाती है। अब उनका जो ये शब्दकोश है, जो उनके मतलब माइंड में जो शब्द हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 3000। अब बच्चा सरल के साथ साथ संयुक्त वाक्यों का भी प्रयोग करने लगते हैं। फिर बालक में इसमें क्या है, कल्पना शक्ति, मतलब कुछ इमेजिनेशंस भी जो बच्चे हैं इस एज में अपने स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है बालक की भाषा में दक्षता की विकास की अवस्था, मतलब जैसे बच्चा स्टार्टिंग में होता है और 5 साल तक उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जब बच्चा है छोटा सा है, 1 साल में तो वो बोलना भी स्टार्ट नहीं करता। जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट करता है तो उसका उच्चारण कौशल क्या स्पष्ट नहीं होता, वो तुतलाकर अपने वर्ड्स बोलता है। बाद के वर्षों में धीरे धीरे भाषा का निरंतर विकास चलता रहता है। जैसे जैसे वो एज में बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी जो लैंग्वेज है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसकी जो वॉइस है उसमें भी परफेक्शन आती जा रही है।
बालक का वातावरण जितना विकसित होगा उतना ही बालक की भाषा में गतिशीलता बढ़ती जाएगी। चाहे देखो जो लैंग्वेज है बच्चे को वो स्कूल में तो सिखाई ही जाती है, बट अगर स्कूल के अलावा भी, जैसे अब कोई भी बच्चा है उसको हिंदी अगर घर में से स्कूल में सिखाई जा रही है, बट उसके अगर घर में भी हिंदी बोली जाती है तो उसकी जो भाषा का विकास है वो और भी जल्दी होगा, क्योंकि जो जैसा एनवायरनमेंट उसको स्कूल में मिलता है और ऐसा एनवायरनमेंट वो उसको घर में भी मिलता है, तो बच्चे का जो टोटली एनवायरनमेंट है वो क्या है, सेम है, तो उसकी जो भाषा है वो कैसे है, बहुत जल्दी से उसको वो सीख पाएगा, ग्रैंड कर पाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ ही को राइटर्स का कोलाज है जहाँ पे जिन्होंने बताया कि 2 वर्ष का जो बालक है वो कितने शब्द बोल जाता है, 272, 3 वर्ष का 896, 4 का 1540, 5 का 2072 और 6 वर्ष का बालक जो है 2572 शब्दों का प्रयोग सीख जाता है। अब हम करेंगे भाषा दक्षता का विकास, कि कोई भी बच्चा भाषा सीख रहा है तो उसमें वो कैसे निपुण होगा। सबसे पहले भाषा की परिभाषा हम पहले भी कर चुके हैं कि यह भाव, विचार और अनुभवों को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। देखो, भावों को व्यक्त करने के लिए जो है एक इंसान कई माध्यम प्रयोग करता है। जैसे बच्चा छोटा है तो वो अपने बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा करेगा, कोई भी वस्तु या चित्र दिखाकर, विभिन्न कोई तरह तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा, कोई लैंग्वेज के द्वारा, तो ये सारे क्या है, माध्यम है किस चीज़ को, अपने भावों को व्यक्त करने की। अब हम करें भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति 2 रूप से कर सकता है, बोलकर मतलब उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति होगी यहाँ पे, और लिखकर मतलब उसकी लिखित अभिव्यक्ति। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जो अभिव्यक्ति है वो 2 रूप से होती है, कौन कौन सी, मौखिक और लिखित। फिर आता है भाषा दक्षता का विकास। भाषा के तत्व हमने पढ़े थे, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण शब्दों का शुद्ध उच्चारण, मुहावरों का प्रयोग, साधारण वाक्य रचना, व्याकरण सम्मत भाषा आदि का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। फिर आता है पढ़ाए गए पाठों की वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, कि जो हमने पाठ पढ़ाए हैं उनकी कंटेंट के बारे में डिस्कस करना। रचना के लिखित और मौखिक रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, कि दोनों रूप, लिखित भी और मौखिक भी, इन दोनों रूपों का क्या करेगा, वो ज्ञान प्राप्त करेगा। फिर आता है सुनने व पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा भाषा को सीख जाएगा तो वह भाषा को सुनने और पढ़ने दोनों में ही क्या कर लेगा, योग्यता प्राप्त कर लेगा। प्रभावी ढंग से बोलकर व लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता में विकास करना। ठीक है, अब बच्चा जो है वो लैंग्वेज में परफेक्ट हो चुका है, तो वो अपनी कोई भी बात है या तो वो बोलकर मतलब मौखिक रूप से या लिखित रूप से कहने में सक्षम होगा। भाषा और साहित्य के प्रति उसकी रुचि क्या होगी, जागृत होगी। ठीक है, किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए जो है बच्चे को भाषा आनी चाहिए। अगर भाषा आ गई तो वो उसका जो साहित्य के प्रति जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। अब है भाषा दक्षता का जो विकास है, ठीक है, वो कैसे होगा। सबसे पहले बच्चे का क्या होगा, शब्द भंडार होगा। शब्द भंडार कैसे होगा, वो जब शब्दों को सुनेगा, सुनने के बाद वो क्या करेगा, उन शब्दों को बोलेगा, बोलने के बाद वो पढ़ना सीखेगा, पढ़ने के बाद वो लिखना सीखेगा। अब लिखने के बाद वो विचारों का बोधन मतलब अपने विचारों को इकट्ठा करना, और फिर से उसको व्याकरण का ज्ञान होगा। व्याकरण का ज्ञान होने के बाद वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो खुद से चीज़ें पढ़ने लगेगा। तो ये एक साइकिल है जो कहाँ से स्टार्ट होगा, भाषा के प्रयोग से। भाषा के प्रयोग से क्या होगा, शब्द भंडार में वृद्धि। फिर शब्द भंडार में वृद्धि कैसे, शब्दों को सुनने के बाद बच्चा बोलना सीखेगा, बोलने के बाद बच्चा पढ़ना सीखेगा, पढ़ने के बाद उस चीज़ को लिखना, फिर विचारों के बोधन को, फिर व्याकरण का ज्ञान, और लास्ट में क्या होगा, उसका स्वाध्याय। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप और ये है हमारा लास्ट स्टेप। ठीक है, अब हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। भाषा की ये दक्षताएं कक्षा 5 तक या इसके अंत तक क्या हो जानी चाहिए, विकसित हो जानी चाहिए।
जब इसमें बालक पारंगत मतलब एक्सपर्ट हो जाए तभी दूसरी दक्षता सिखाई जानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे ने अभी प्रॉपर सुनना तो सीखा नहीं, अब हम उसको फोकस कर रहे हैं बोलने पे। तो जो ये स्टेप हैं इनमें जब जब बच्चा मास्टर होता जाए हमें तभी नेक्स्ट जो है अगली दक्षता में उसको निपुण करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी दक्षताएं हैं वो सारी क्या हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर कहता है भाषा दक्षता को रोचकता के साथ विकसित करने के लिए विद्यालयों में समय समय पर कहानी सुनाना, अभिनय, शब्दों के खेल, पहेली प्रतियोगिता, वाद विवाद, सामूहिक विचार विमर्श आदि गतिविधियां करानी चाहिए। इन सारे प्रोसेस को अगर हमने इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमें ये जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी, इन एक्टिविटीज़ का जो है ऑर्गेनाइज करानी चाहिए हमें ये स्कूल लेवल पे, ताकि जो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे को इंटरेस्टिंग लगें और ये सब चीज़ें वो इंटरेस्टिंग मेथड में सीख सकें। फिर आ रहा है कि जब हम ये भाषा दक्षता है इसमें एक टीचर का क्या रोल रहेगा। टीचर को क्या है, आदर्श भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही टीचर खुद बोलेगा वैसे ही बच्चे उसको फॉलो करेंगे। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था कि कोई टीचर ही FUTURE को फटूरे बोलेगा तो जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो भी उस चीज़ को फ्यूचर ना बोल के फटूरे बोलेंगे। छात्रों से अधिकतम स्वाध्याय मतलब कोशिश ये करना कि बच्चे जो हैं उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, शुद्ध उच्चारण करवाना बच्चों से, बच्चों की शब्द रचना को ज्ञान करवाना, उनके शब्द भंडार में वृद्धि करवाना, लिपि एवं वर्तनी का सही ज्ञान करवाना, शब्द संग्रह करने की मतलब वर्ड्स को कलेक्ट करने की, उनको याद रखने की प्रवृत्ति का विकास करवाना, और फिर उनका शब्दकोश जो शब्द उन्होंने सीखे हैं सुने हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करवाना। फिर आता है लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि लिपि है क्या। देखिए, भाषा के लिखित रूप को जिन संकेतों में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि भाषा को मानक रूप एवं स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है, अब वर्तनी क्या है, मतलब यहाँ पे जो भाषा के लिखित रूप है उसे हम लिपि कहते हैं, और जो भाषा की ध्वन्यात्मक मतलब जो बोल के जो हम जिस चीज़ को प्रदान करते, कोई मतलब बोल के किसी चीज़ को प्रकट करना, वो क्या है, हमारी वर्तनी कहलाता है। अब शुद्ध लेखन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं, क्या क्या, लिपि भी और हमारी वर्तनी भी। अब कुछ बच्चे क्या है वर्तनी मतलब लिखने के संबंधी कुछ गलतियां करते हैं, उनके पीछे क्या क्या मतलब कारण है कि वो ये गलतियां क्यों करते हैं। सबसे पहले उनको क्या होता है, वर्तनी नियमों का ज्ञान नहीं होता कि कौन सा जो शब्द है वो कैसे लिखना है। उच्चारण में बोलियों का प्रभाव, कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी चीज़ बोल रहे हैं तो जो हमारी बोली है, जो हमारी मदर टंग है, उसका इफेक्ट हमें क्या है कहीं ना कहीं दिख जाता है। असावधानी और अति शीघ्रता से लिखना, लिखते लिखते बच्चे क्या है बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए वो क्या है कि जैसे थ पे लाइन लगा दी, भै पे लाइन लगा दी, मतलब बच्चे सावधान होकर नहीं लिखते उस चीज़ को। शब्द रचना में संधि नियमों की जानकारी का अभाव, जैसे कोई भी शब्द है अगर उस शब्द में संधि हुई है तो हम सोचते हैं कि नहीं ये वर्ड ही गलत है। एक्चुअल में हमें उस टाइम पे संधि के नियमों का ज्ञान नहीं होता तो हम उस वर्ड को क्या लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं। वचन के अनुसार शब्दों में परिवर्तन के नियमों की जानकारी, जैसे कि हम सोचते हैं कि अनेक जो शब्द है, ठीक है, उसको अगर हम कहते हैं कि उसका बहुवचन बदलना, अनेक को हम लिख देते हैं, जबकि क्या है ये गलत है। एक का जो है वो बहुवचन अनेक है, अनेक खुद से ही बहुवचन है, इसका बहुवचन बन ही नहीं सकता। अगर हमें वचन के नियमों का ज्ञान नहीं है तो हम ऐसी गलतियां जरूर कर देंगे। अब इन गलतियों को सुधारना कैसे है, ठीक है, मतलब क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, वर्तनीगत अशुद्धियों का चयन, मतलब जो कॉमनली मिस्टेक्स हैं हम उनको सिलेक्ट करेंगे और उनका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। अपेक्षित उपायों का निर्धारण एवं अभ्यास, ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग क्या क्या हम प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखना। फिर बच्चों को व्याकरण संबंधी नियमों की जानकारी देना, जैसे संधि है, वचन, लिंग, इन सब नियमों की जानकारी हम बच्चों को देंगे। कक्षा स्तर के अनुसार वर्तनी कोश का निर्माण, कि जैसे एक बुक या एक चार्ट हमने बच्चों को लगवा दी, जब बच्चे और उनको हम डेली रूटीन में उसको पढ़ने के लिए कहेंगे तो बच्चे उस चीज़ को क्या है खुद ब खुद रोज़ रोज़ देखेंगे तो उनको उस चीज़ की क्या हो जाएगी, हैबिट
रिपीट हो जाएगी और वो गलत चीज़ नहीं लिखेंगे। फिर है सावधानी से पठन सामग्री पढ़ने का अभ्यास। हम बच्चों को ये इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चे अगर सावधानी से पढ़ने और लिखने लग जाएं तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो खुद ब खुद ही बहुत कम हो जाएंगी। फिर आता है श्रुत लेख का जितना, मतलब सुनकर लिखने का जितने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो सकता है हम वो बच्चे को करवाएंगे, तो इससे जो उनकी वर्तनीगत समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। फिर है शब्द रचना ज्ञान और शब्द निधि भंडार में वृद्धि। सार्थक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, और जिससे अर्थ का ज्ञान होता है। शब्द किसी न किसी वस्तु भाव या विचार का प्रतीक होता है। अब जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, एक पेंसिल है। इस पेंसिल शब्द से हमें पता चलता है कि जिस चीज़ से मैं लिख रही हूँ वो एक लिखने का माध्यम है। जिस विद्यार्थी के पास जितनी अधिक संपदा होती है वह उतनी ही जल्दी और अच्छी तरह विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब अगर किसी बच्चे को जैसे सूर्य के सारे पर्यायवाची बताएं, तो अगर कोई भी नया पर्याय, जैसे सूर्य को कहीं पे किसी ने दिनकर लिख रखा है तो झट से उसको पहचान लेगा कि दिनकर किसको कहते हैं, सूर्य को ही कहते हैं। तो विद्यार्थियों को अच्छे शब्दों का संग्रह हमें करवाना चाहिए। अब हमने बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करवानी है तो हम कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसका वो ये है शब्दकोश का प्रयोग करना। मतलब शब्दों के भंडार में वृद्धि और सही अर्थ का पता लगाने के लिए शब्दकोश का प्रयोग, मतलब शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी। तो शब्दकोश के लाभ क्या क्या होंगे, शब्द का मानक रूप जाना जा सकता है। जिस वर्ड का हमें मीन नहीं पता उसके बेसिक जो अर्थ है, जो बेसिक मीन है उसको हम जानने के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। वर्तनी को देखने के लिए कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं, जैसे आर्षिवाद शब्द है, कवियत्री शब्द है, जिनकी वर्तनी क्या है हमेशा बच्चे गलती लिखते हैं। तो वर्तनी को देखने के लिए हम शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है एक से अधिक अर्थों को जानने के लिए, अगर हमें एक शब्द जैसे सूर्य है, ठीक है, अगर हमें उसके और बहुत सारे अर्थ देखने हैं तो हम शब्दकोश का डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। भिन्न भिन्न संदर्भों में विभिन्न अर्थों के साथ प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब जैसे कर है, कर शब्द का मतलब क्या है, हाथ है, टैक्स है, ठीक है। अब कनक शब्द है, उसका मतलब है सोना है, अनाज है। तो कई एक ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग सिचुएशन में उनके मीन भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सारी जो नॉलेज है हमें किससे मिलती है, डिक्शनरी से मिलती है। व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का उल्लेख भी शब्दकोश में रहता है। ये चीज़ तो आजकल हमें गूगल पे भी मिल जाती है। जब हम कोई वर्ड फाइंड करते हैं तो हमें इसके नीचे लिखा हो जाता है कि ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव ये होगा, ठीक है। तो डिक्शनरी में भी हमें ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि कोई वर्ड है उसको आपको ब्रैकेट में दे रखा होगा कि ये शब्द जो है संज्ञा है, इसका विशेषण ये बनेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब उनको एनकरेज करना कि वो जितनी हो सके सेल्फ स्टडी करें। विद्यार्थी स्वयं जितना पढ़ेगा उतना ही उसका शब्द ज्ञान बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पत्र पत्रिकाएं पढ़ने, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने से विद्यार्थियों की विषयों के प्रति रुचि एवं विविध शब्दावली में वृद्धि होती है। जैसे जैसे बच्चा डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ेगा, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम बुक्स पढ़ेगा, तो मतलब क्या है, इससे बच्चों का जो डिक्शनरी है, जो उसका शब्द भंडार है, उसमें खुद ब खुद क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। अब इन सारे प्रोसेस में जहाँ अपने बच्चे के शब्दों के ज्ञान, शब्दों के भंडार में वृद्धि करनी है, वहाँ एक शिक्षक का क्या रोल रहेगा ये हम पढ़ेंगे। अब छात्रों के लिए शिक्षक जो है कक्षा का आदर्श होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसा शिक्षक बोलेगा, जैसे शिक्षक पढ़ाएगा, ठीक है, बच्चे वैसा ही उसको सुनेंगे। शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं छात्र, और शिक्षक को मतलब अच्छे शब्दों का संग्रह करवाना चाहिए, खुद भी करना चाहिए और बच्चों को भी करवाना चाहिए। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। भाषा को सशक्त और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करने के लिए शिक्षक क्या है, छात्रों को प्रोत्साहित करे
कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो कुछ नए नए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग जो है अपने पाठों में करें। इससे भाषा में क्या आ जाती है, सजीवता आ जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कर रहे हैं, भाषा की दक्षता को कहाँ और कब विकसित किया जाना चाहिए। जो हमें भाषा की दक्षता है, सबसे पहले हमें उसे रचना शिक्षण में, फिर वाक्य विश्लेषण में, और फिर लास्ट है हमारा विराम चिन्हों में। 3 ये स्टेप्स हैं भाषा की दक्षता को विकसित करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वाक्य रचना शिक्षण में, इसके फर्दर पॉइंट्स हैं, अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है वाक्य रचना शिक्षण में जो पहला पॉइंट है वो है वाक्यों का प्रयोग। अब वाक्य क्या है, सार्थक शब्दों का समूह है, वह अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। हर वाक्य का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, वाक्यों में भावों और विचारों की स्पष्टता, संप्रेषणता सार्थक और शुद्ध वाक्य रचना पर निर्भर करती है। मतलब जो जिस तरह से हमने वाक्य की रचना की है, ठीक है, वो हमारे भावों और विचारों को दर्शाएगा। तो इस तरह से जो हमारे वाक्य हैं वो कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। छात्र शुद्ध हिंदी वाक्य रचना में वाक्य के अंग, पदक्रम, वाक्यों के प्रकार और परस्पर रूपांतर के माध्यम से वाक्यों का प्रयोग करना। हम बच्चों को इसमें क्या क्या सिखाएंगे कि वाक्य के प्रकार कौन से हैं, और अगर हमें संयुक्त से सरल में, सरल से संयुक्त में, संयुक्त से मिश्र में, मिश्र से संयुक्त में बदलना है तो कैसे हम बदलेंगे, ये सारी बातें हम बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वाक्य रचना शिक्षण में वो क्या है, गद्य पाठों के पठन या शिक्षण के समय। इसमें क्या कहता है कि गद्य पाठों में वाक्यों की संरचना पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि मतलब जो पद्य होती है, पद्य में तो सुर ताल पे जोर दिया जाता है। जो गद्य है, गद्य में हम किस पे जोर देते हैं, वाक्यों की संरचना पे। वस्तुबोध व्याख्या संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते समय छात्रों की वाक्य रचना को देखा जा सकता है। जब बच्चे किसी भी प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं तो हम इस चीज़ से बच्चों की वाक्य रचना को जज कर सकते हैं कि वो किस तरह के वाक्य में उत्तर देते हैं। मौखिक रूप से पाठ का सारांश बोलते समय भी छात्रों की प्रस्तुति को सुना जा सकता है। जैसे हमने एक पाठ बच्चों को पढ़ा दिया और लास्ट में हमने बच्चों को कहा कि आपने इस पाठ का क्या है, सारांश प्रस्तुत करना है, समरी रिप्रेजेंट करनी है, तो बच्चा क्या करेगा, मतलब उस चीज़ को समराइज करके बोलेगा। तो हम इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि बच्चों ने किस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया है। अपनी भाषा में बच्चों को पाठ का सार लिखने के लिए कह सकते हैं, इससे भी क्या है, उनके वाक्य निर्माण की जांच कर सकते हैं। संयुक्त और मिश्र वाक्यों को अलग अलग करने के अवसर देंगे, यहाँ से भी हमें पता चलेगा कि बच्चों को वाक्य का कितना ज्ञान है। अब हम चल रहे हैं वाक्य रचना शिक्षण में नेक्स्ट पॉइंट पे, लिखित प्रस्तुति के समय। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखित अभिव्यक्ति का मौका देंगे। ठीक है, पर हम इसमें क्या करेंगे, शिक्षक अधिकतर क्या करते हैं, छात्रों की विषय वस्तु मतलब कंटेंट पे ध्यान देते हैं कि उन्होंने कितना लिखा है, पर ऐसे नहीं कि जितना उन्होंने लिखा है पहले हम उसमें जज करें। कि कई बार क्या होता है कि बच्चे ने पेज 6 भर रखे हैं पर उसमें काम की बात एक भी नहीं होती, और वहीं पे एक बच्चा ऐसा है जिसने 2 पेज लिखे हैं बट उसमें सारा का सारा टॉपिक उन्होंने कवर कर रखा है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने कितने पेज भरे, हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने जितने पेज भरे उनमें लिखा क्या है। फिर है अभिव्यक्ति पर ध्यान देने से छात्रों की भाषा शैली में क्या आती है, परिपक्वता आती है। मतलब अगर हम उस बच्चे को एनकरेज करें कि हाँ आपने बहुत अच्छा लिखा, जितना भी लिखा, तो इससे क्या होगा, बच्चे मैच्योर होंगे, उनका जो इंटरेस्ट है वो और भी बढ़ेगा। छात्रों की रचना प्रस्तुति में या लिखित अभिव्यक्ति में अशुद्धियों का संशोधन और शुद्ध वाक्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि ऐसे नहीं कि कई बार हम टीचर्स क्या करते हैं कि मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम मिस्टेक्स को इग्नोर करेंगे तो वही मिस्टेक्स क्या है, बच्चा आगे आगे फर्दर फिर करता रहेगा। तो हमें उनकी अशुद्धियों का ये जो संशोधन है, उस पर जो सुधार है, उस पर हमें साथ के साथ ध्यान देना चाहिए। छात्र अपनी विषय वस्तु को शुद्ध, स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करें। मतलब कि एक सीक्वेंस में बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट रूप से बच्चे को क्या है, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना आना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं वाक्य रचना शिक्षण का नेक्स्ट पार्ट, जो 4th पार्ट है वो है कि व्याकरण शिक्षण के समय, जब हम बच्चों को व्याकरण सिखा रहे हैं तब
छात्रों की भाषा संबंधी दोष अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध वाक्य रचना की आदत छात्रों में विकसित की जाए। ठीक है, मतलब अगर वो कोई भी उनका भाषा से रिलेटेड कोई भी गलती करते हैं तो उसको साथ के साथ हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और फिर उसके जो वाक्य रचना है उसको भी कैसा कराना चाहिए, शुद्ध कराना चाहिए। कर्ता कर्म क्रिया का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अपूर्ण वाक्यों को, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के सेंटेंस हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। अशुद्ध शब्दों का रेखांकन, मतलब जो उन्होंने वर्ड गलत लिखे हैं उनको हमें हाईलाइट करके उसके जस्ट बाद ही हमें क्या करना चाहिए, उनका शुद्ध लेखन करवाया जाना चाहिए। एक वचन से बहुवचन में वाक्य रूपांतर का अभ्यास कराया जाना चाहिए। छात्रों द्वारा की गई अशुद्धियों का संकलन एवं अशुद्धि निवारण के लिए अभ्यास कराया जाना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट वाक्य रचना शिक्षण में। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट है पाठ्य सामग्री गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लें। जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनमें बच्चों को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। विषयानुकूल भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाने चाहिए कि किस मौके पर किस भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बच्चों को मौके दिए जाने चाहिए। भाषण, वाद विवाद, कहानी कथन, काव्य पाठ, निबंध लेखन, कहानी लेखन के आयोजन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि जो भी उनकी स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई डिबेट है, स्पीच है, स्टोरी राइटिंग है या स्टोरी टेलिंग है, इन सब एक्टिविटीज़ में क्या है, बच्चे जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें। छात्र अगर कोई भी अशुद्धि करता है तो इसका मतलब इसको मूल्यांकन करके शिक्षक को इसको क्या करना चाहिए, ठीक कर देना चाहिए। फिर है वाक्य विश्लेषण में भाषा दक्षता विकास का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है हमारा, वाक्य विश्लेषण में। इसमें क्या होगा, वाक्य में पदों को अलग अलग करना। ठीक है, मतलब वाक्य के शब्दों को अलग अलग करना। फिर व्याकरणिक दृष्टि से बच्चों को बताना कि जो शब्द हमने अलग अलग किए हैं वो क्या हैं, कर्ता हैं, कर्म हैं, क्रिया हैं, ये सब। ठीक है, फिर उनको क्या है, उन्हें जो बड़े बड़े वाक्य हैं उनको सरल वाक्यों में तोड़कर बताना। सरल वाक्य में तोड़ने के बाद उन्हें ये बताना कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। जैसे मैं कहूँ कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, घोड़े की। घोड़ा क्या है, हमारा उद्देश्य है, उसके बारे में हमने जो बताया वो क्या है, विधेय। यहाँ पे हमने घोड़े के बारे में क्या बताया कि तेज दौड़ रहा है, तो ये क्या है हमारा विधेय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाक्य को तोड़ेंगे। फिर वाक्य को तोड़ने के बाद उनको ये बताना कि इसमें क्या कर्ता कर्म क्रिया क्या है। फिर उसी वाक्य को सरल वाक्य में तोड़ना। सरल वाक्य में तोड़ने के बाद उसको उद्देश्य और विधेय के बारे में बताना। फिर वाक्य के जितने भी भेद हैं, जैसे कोई सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, इन सब से अवगत कराना। फिर वाक्य के अलग अलग प्रकारों को बताकर उनमें अंतर बताना कि सरल में क्या होते हैं, यही चीज़ अगर संयुक्त में हो जाएगी तो क्या होगी, अगर यही चीज़ मिश्र में हो जाएगी तब क्या होगी। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट है भाषा दक्षता का, वो क्या है कि विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम का मतलब क्या है, ठहराव। देखो, विराम चिन्ह हमारी भाषा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक विराम चिन्ह का गलत जो प्रयोग है वो पूरे वाक्य के अर्थ को बदल देता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिया कि रोको, उसके बाद हमने कोमा लगाया, रोको मत जाने दो। अगर यही कोमा मैं मत के बाद लगाऊं, रोको मत जाने दो, तो दोनों वाक्यों में क्या है, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। फिर सेकंड पॉइंट जो है, रचनात्मक लिखते समय अपने भावों और विचारों को सुगम और सुबोध बनाने के लिए, मतलब कोई भी हम अपनी रचना लिख रहे हैं, अगर हम उसमें अपने भावों और विचारों का एक लिखित अभिव्यक्ति दे रहे हैं, तो उसमें अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा आसान बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विराम चिन्हों को। प्रश्न पूछते समय, आदेश देते समय, विस्मय, हर्ष, शोक, दुख को प्रकट करते समय, संबोधन देते समय, वाणी में उतार चढ़ाव, बल, अनुतान, उच्च एवं मध्य स्वर का सहारा हम लेते हैं। कि जैसे प्रश्न पूछना है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमें हर्ष प्रकट करना है या शोक प्रकट करना है तो हम विस्मय आदि बोधक का। तो ये सारे क्या हैं, हमारे विराम चिन्ह हैं। लिखते समय लेखक भाव प्रकाशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी कोई लेखक की रचना पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई काव्य पाठ कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे उसमें बहुत सारे जो हैं
विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं।